नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। तो कैसे हैं आप सभी? कैसा है आप लोगों का हाल चाल? क्या चल रहा है? कैसे चल रही है पढ़ाई? तो आज हम लोगों का जो है मुख्य पॉइंट है वो ट्रेड डेफिसिट से रिलेटेड है ना? जो यूएस के साथ चल रहा है, ठीक ना? तो पहले से ज्यादा, हालांकि अगर ऑन द ओवरऑल पे देखा जाए, ठीक ना, तो वहां पे अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो भारत का अभी भी जो है यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस ही है। लेकिन यह जो नया रिपोर्ट आया है उसमें बताया गया है कि एक्सपोर्ट जो है यानी जो निर्यात है भारत का वह गिरा हुआ है। लगभग 11.8% की जो है एक्सपोर्ट में गिरावट आई है, निर्यात में गिरावट आई है। और ये निर्यात के गिरावट के चलते ऑन द होल पे अगर देखा जाए तो ट्रेड डेफिसिट जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक ना? तो हम लोग पहले तो एक कंसेप्ट जो है समझने का प्रयास करेंगे कि ट्रेड डेफिसिट होता क्या है, ट्रेड डेफिसिट से प्रभाव क्या पड़ता है, इसको भी हम लोग देखने का काम करेंगे। यानी जो आपके प्रीलियम से रिलेटेड जो है न्यूज रहेगा, यानी प्रीलियम से रिलेटेड जो भी तथ्य रहेंगे उसको पहले हम लोग देखेंगे, उस टॉपिक को। क्योंकि डेफिसिट से रिलेटेड है तो डेफिसिट वाला जो भी पॉइंट होगा उसको पहले समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि ये चूंकि जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि क्या यूएस के द्वारा जो सैंक्शन, हालांकि सैंक्शन नहीं, एक टेरिफ का लगाया गया था, लेकिन टेरिफ का मतलब ही आप समझ सकते हैं किस रूप में वो लगाया गया था। तो क्या उसका असर हो रहा है जिसके चलते ये जो है निर्यात है वो निर्यात पे जो है वह कमी आ रही है, गिरावट आ रही है, या कोई और कारण है, या मैन्युफैक्चरिंग कारण है, या जो है प्रोडक्टिविटी कारण है, ठीक ना? या और कौन कौन से कारक हैं जिनके द्वारा जो है इस पे असर जो है देखने को मिल रहा है, उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए जुड़िए, हम लोग जो है साथ में हम लोग मिलके इसको पूरा जो है पूरा करते हैं कि क्या मामला है, क्या सारी चीजें हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रेड डेफिसिट होता क्या है, उसके बारे में पहले हम लोग देखेंगे। तो आप इकोनॉमिक में पढ़े होंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक ना? भुगतान संतुलन आपने पढ़ा होगा। भुगतान संतुलन में आप देखते होंगे कि दो तरह का अकाउंट होता है, ठीक ना? एक करेंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। मतलब एक जो होता है चालू खाता होता है और एक जो है पूंजी खाता होता है, ठीक ना? अब ये जो चालू खाता वाला जो आप देख रहे हैं वह चालू खाता मत समझिए जो बैंकों में आप देख रहे हैं, ठीक ना? ये ओवरऑल की बात की जा रही है। अभी भी याद रखिए, अभी भी हमारा जो है यानी भारत का जो है यूएस के साथ ट्रेड की अगर बात किया जाए तो ट्रेड सरप्लस ही है, ठीक ना? इतना सैंक्शन, इतना टैरिफ लगाने के बावजूद भी, वो मैंने पहले भी बताया है आपको, ठीक ना? लेकिन ऑन द होल पे, ओवरऑल पे देखा जाए, ऑन द होल पे देखा जाए तो भारत की जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ा है। अब डेफिसिट का मतलब होता है क्या है? घाटा होता है, माने व्यापार घाटा बढ़ा। व्यापार घाटा कब होता है, किस तरह से होता है, तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, चूंकि करेंट अकाउंट जो होता है, जो चालू खाता होता है, उसमें दो तरह के आपको भार देखने को मिल जाएंगे। एक तो नेट विजिबल और एक नेट इनविजिबल। और यहाँ से यूपीएससी ने पहले जो है पीवाईक्यू अगर आप लगा रहे होंगे तो देखे होंगे कि यहाँ से प्रश्न जो है यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो नेट विजिबल और नेट इनविजिबल का मतलब एक होता है दृश्य, एक अदृश्य। तो इस चालू खाते में दो तरह के आपको तथ्य दिखाई देंगे, एक दृश्य वाला, एक अदृश्य वाला। तो दृश्य वाला में देखेंगे, नेट विजिबल वाले में, तो ट्रेड ऑन इन गुड्स जो होता है वह इसमें आपको दिखाई देगा, ठीक ना? यानी वस्तुओं का जो व्यापार होता है वह इसमें, मतलब ऐसा चीज जिसको टचेबल हो, जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, वो सारी चीजें जो है विजिबल में आती है, ठीक ना? अब जैसे सर्विस हो गया, तो सर्विस जो है वो लगभग किस में आएगा? इनविजिबल में हो जाएगा। जैसे सॉफ्टवेयर की सर्विस हो गई, बैंकिंग की हो गई, शिपिंग की हो गई। तो जो सेवा है, सेवा में जो एक्सपोर्ट होता है, जो निर्यात होता है, वो किस में आ जाएगा? इनविजिबल अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ दो पार्ट में बांटा गया है इसको, विजिबल एंड इनविजिबल। यहाँ से प्रश्न पूछा है, पीवाईक्यू में जाके आप जरूर देखिएगा, ठीक ना? अब यहाँ पे ट्रेड इन गुड्स जब होता है तो करंट अकाउंट की अगर बात किया जाए, खासकर चालू खाते की अगर बात किया जाए, तो चालू खाते में ही अगर आप देखेंगे तो इसमें होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक ना? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी तथ्य जो है इसी में आपको दिखाई देता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये आयात और यह निर्यात, यह दोनों पॉइंट भी आपको इसी में दिखाई देंगे। ट्रेड जो जो खाता है, जो व्यापार खाता है, जो करंट अकाउंट का जो खाता है, चालू खाता है, उसी में आपको दिखाई देगा। अब इसमें दो घटनाएं घटित होते हुए दिखाई देती है, थोड़ा सा हम लोग उसको जान लेते हैं। वह दो घटनाएं क्या है? तो इसमें अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो वह दो घटनाएं, एक तो पॉइंट ए है कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो हो रहा था, मैंने बताया कि किसमें है, ये करंट अकाउंट में है।
किसमें है? करंट अकाउंट में है, मतलब चालू खाते में है। अब इस चालू खाते में देखिए ध्यान से थोड़ा-सा 1 मिनट और भी देख सकते हैं आप। इस चालू खाता में ऑन द होल पे अगर आप देखेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन का मतलब क्या होता है कि आपके पास कितना बैंक बैलेंस है जिसके द्वारा जो है आप अपनी अर्थव्यवस्था को संरक्षित रूप में रख सकते हैं, वही आपका क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। जैसे एक छोटा-मोटा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आपके पास मान लीजिए कि हाँ, मतलब आपका जो है आपने कि कहीं से ऋण लिया हुआ है, ठीक ना? फिर आपका कहीं अकाउंट है, आपका कहीं खाता है, ठीक ना? अब आपका खाता है तो उसमें 2 तरह से एक तो आप बिज़नेस के लिए जो है खाता खोले हुए हैं, जहाँ पे लेन-देन होता है हमेशा चालू खाता खोले हुए हैं, करंट अकाउंट। एक आप सेविंग अकाउंट मतलब आप मतलब एज़ अ पर्सन मैं बता रहा हूँ। आप एक इस जो है सेविंग अकाउंट खोले हुए हैं। उसमें अगर आप देखेंगे तो जितना ज़्यादा पैसे आपके पास होगा करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, उतना ही ज़्यादा आप कहीं से कुछ जो है निर्यात करना सॉरी आयात करना हो, वो आसानी से आयात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास भुगतान संतुलन अगर होगा, भुगतान संतुलन का मतलब करने का मत कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर वो पैसा होगा, बैंक अकाउंट में जमा हो, चाहे डाकघर में जमा हो, चाहे आपके घर जो है तकिए के नीचे रखा गया हो, आपके पास अगर पैसा होगा, चाहे आपने ऋण लेके रखा हो, कहीं से भी अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होगा तभी तो आप जो है आगे आने वाले समय के लिए जो है व्यापार के लिए या अपने आगे आने वाले जो जीवनचर्या है उसके लिए कार्य कर सकते हैं या उसके लिए जो है आप जो है जीवनचर्या आपका अपना चला सकता है। तो वह क्या है? वह चीज़ क्या है? उसी को कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन। अब भुगतान संतुलन का मतलब आप इस तरह से अपने चालू खाते और पूंजी खाते को संतुलित करके रखते हैं ताकि आने वाले भविष्य में जो है यह दिक्कतें ना हो। जैसे आप देखेंगे 1991 में क्या हुआ था कि मात्र 7 दिन का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है बचा हुआ था। अब आप कहेंगे कि ये कैसे बचा हुआ था जो है पेमेंट? तो 7 दिन के आयात के लिए ही जो है जो भारत सरकार के पास आरबीआई के पास जो अकाउंट है उसके पास पैसा पैसा जो है बचा हुआ था व्यापार करने के लिए। ठीक है? इसका मतलब हम भुगतान संतुलन जो है भुगतान संकट के जो है दायरे के अंदर जो है जा रहे थे। वो आईएमएफ के जो नॉर्म्स हैं उसको अपनाया गया और तब जाके आईएमएफ ने जो है हमको जो है डेब्ट दिया, कर्ज दिया उसके बाद से जाके जो है वहाँ हम स्थिति से बच पाए। नहीं तो वह स्थिति आ चुकी थी 1991 में, ये आपको पता भी होगा। ठीक है? तो यही चीज़ मैं बता रहा था बैलेंस ऑफ पेमेंट के। अब इसमें 2 अकाउंट है, करंट अकाउंट और कौन-सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। तो इसमें करंट अकाउंट के बारे में थोड़ा-सा जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। इसमें अगर ट्रेड को लेके चला जाए, है ना? व्यापार देखिए ट्रेड इस समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाता है, करंट अकाउंट। तो ट्रेड में अगर देखेंगे तो 2 चीज़ों का मैंने तो पहले ही बताया कि इस करंट अकाउंट में जो ट्रेड होता है 2 तरह का होता है। एक विजिबल आपको दिखाई देगा और एक नॉन विजिबल आपको दिखाई देगा। एक दृश्य, एक अदृश्य दिखाई देगा, ठीक ना? जो गुड्स का व्यापार होता है, वस्तुओं का व्यापार होता है, विजिबल में आता है, ठीक ना? जितने सर्विस सेक्टर्स जो होते हैं, सेवा हो गया, उसका जो है व्यापार वो नॉन विजिबल में है। अब करंट अकाउंट में अगर देखेंगे, तो इसमें अगर ट्रेड की अगर बात किया जाए, तो ट्रेड में आप देखेंगे एक चीज़ होता है क्या? एक्सपोर्ट और एक क्या होता है? इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मतलब ये हो गया निर्यात और ये क्या हो गया? आयात, ठीक ना? अब आयात और निर्यात में मतलब क्या होता है? थोड़ा-सा और अंदर में जाऊँ, तो निर्यात का मतलब होता है जो आप अपने देश से किसी अन्य देश को देते हो, भेजते हो, बेचते हो, वह क्या होता है? आपका निर्यात होता है, ठीक ना? जैसे आपके पास अगर गेहूँ है, उस गेहूँ को जाके आप मार्केट में बेच रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? निर्यात कर रहे हैं, ठीक है? और वही आयात क्या हुआ? जैसे आप जाके मार्केट से नमक खरीद रहे हैं, तो क्या हो गया? आप आयात कर रहे हैं, मँगा रहे हैं, ठीक है? जैसे गोल्ड जो हो गया, सिल्वर हो गया, इस सभी चीज़ों का क्या करते हैं या क्रूड ऑयल्स हो गए, ठीक ना? पेट्रोलियम्स वगैरह वगैरह जो उत्पाद हो गए, वह सारी चीज़ों का जो है भारत क्या करता है? ज़्यादा आयात करता है, इम्पोर्ट करता है अन्य देशों से, अलग-अलग देशों से करता है। गल्फ कंट्रीज़ हो गया, जो है रसिया हो गया, बहुत सारी कंट्रीज़ में से करता है। उसका कारण है, बहुत सारे कारण हैं। कारण क्या है कि आप देखेंगे कि भारत में जो है वह उत्पादन केंद्र का मतलब कि भारत के पास वो सोर्सेज़ नहीं है पेट्रोलियम के उतने बड़े लेवल पे। ठीक ना? आप देखेंगे एक बम्बई हाई में है, असम डिगबोई में है, अन्य-अन्य जगहों पे भी आप सर्विलांस जो है आप देखेंगे हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उतने बड़े स्तर पर आपको नहीं देखने को मिलेगा उत्पादन
ताकि हम अपने जो है भरपूर्ति के लिए जो है वह उत्पादन कर सके, उतना उत्पादन हमारे पास नहीं है भारत के पास। तो भारत को डिपेंडेबल रहना पड़ता है अनदर कंट्री के ऊपर। अब अनदर कंट्री के ऊपर जब डिपेंडेबल रहना पड़ता है तो उसमें क्या होता है कि वह कंट्री अगर रेट को बढ़ा रही है, घटा रही है, तो उससे इस पे क्या होगा, इस पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आसानी से पड़ेगा। तो इस पे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, ठीक ना? यही आप देखते होंगे, यही कारण है कि हमेशा पेट्रोलियम के जो भी उत्पाद होते हैं, पेट्रोलियम से संबंधित जो भी चीजें होती हैं, उनका रेट जो होता है एक एग्जैक्ट रेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंसी है किसी दूसरे कंट्री पे, तो वह बढ़ता और घटता रहता है, ठीक है? तो वह अब जैसे-जैसे इंसर्जेंसी होती है, जैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध चला, उसमें आप देखिए इजराइल ईरान का युद्ध चला था, उसमें जो है इसमें आपको इफेक्ट दिखाई देगा। तो बहुत सारे ऐसे कारक हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण जो है आयात में जो वस्तुओं का मूल्य होता है वो बढ़ता है। और भी कई फैक्टर हैं। क्या फैक्टर हैं? एक तो टैरिफ लगाना जो सैंक्शन के रूप में लगाया जाता है। हालांकि डब्ल्यूटीओ का नाम है उसमें, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो उसमें देखेंगे कि एक तरह से जैसे डंपिंग वाला जो चीजें होती हैं, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा मैं अंदर मतलब डंपी शब्द बोल दिया हूँ, तो थोड़ा सा जाके आप किताब खोल के उसमें देख सकते हैं। उतना अंदर अगर मैं चला जाऊंगा अगर पढ़ाने, तो कम से कम 1 घंटा 1 घंटा का जो है ये सेशन चला जाएगा। तो ये चूंकि हम लोगों का एक न्यूज है, शॉर्ट न्यूज है, तो इसको शॉर्ट न्यूज के रूप में मैं बता रहा हूँ कि इम्पोर्ट जो है, आयात जो है, आयात और भी कई फैक्टरों पे जो है डिपेंडेबल होता है। जैसे अमेरिका का अभी आप देखेंगे कुछ दिनों से लगातार जो है भारत के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि भारत जो है अमेरिकी वस्तुओं पर क्या कर लगाता है, ज्यादा जो है शुल्क लगाया जाता है, आयात शुल्क लगाता है। और यही कारण है, अब चूंकि आयात शुल्क लग जाएगा तो क्या हो गया, अब आयात शुल्क लग गया तो आप देखे होंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय आयात शुल्क के बारे में आप थोड़ा सा ज्यादा जानते होंगे। उस बारे में अगर थोड़ा सा देखेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब थी तो भारत के बुनकरों के द्वारा जो बुनकर तैयार होता था, जो कपड़े तैयार होते थे, औद्योगिक ईरा जब शुरू हुआ था उस समय, जो औद्योगिक क्रांति जिस समय शुरू हुई थी उस समय, जो यूरोप में बड़े बड़े मशीनरी जब आ गए थे, तो भारत की वस्तुएं जब वहां पे जाती थी तो टिकाऊ और मजबूत होने के साथ साथ थोड़ी सी सस्ती होती थी, क्योंकि हाथ से बुनी हुई होती थी, तो वहां के मार्केट में इसका डिमांड ज्यादा था। अब डिमांड ज्यादा हो गया आपकी वस्तु का डिमांड यानी मांग ज्यादा हो गया, तो आपका निर्यात जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। अब निर्यात जब आपका बढ़ गया तो सीधे सीधे क्या होगा, आपके पास क्या होगा, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, डॉलर जो हो गया या स्टर्लिंग जो हो गया, ये जो है आएगा कि नहीं आएगा। तो ये पैसे जो है आपके पास आएंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है आपका और क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन यह ब्रिटिशर्स को जो है अच्छा नहीं लगा, आप देखे भी होंगे, उन्होंने क्या किया था, आयात शुल्क और ज्यादा जो है बढ़ा दिया। आयात शुल्क बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि यही कपड़े जो भारत से लगभग मान लीजिए कि 100 रुपए में जा रहा है, तो वहां पे पहले 101 रुपये, मतलब 1 रुपया 110 रुपये में बेचे जा रहे थे, 10 रुपया आयात शुल्क था। तो अब वहां के कपड़े भी जो है 120 रुपये में जो है, चूंकि औद्योगिक क्रांति हुआ था तो उसमें मशीनरी से तैयार होता था, तो थोड़ा लागत ज्यादा लगने के कारण 120 हो जा रहा था। तो यह टिकाऊ भी होता था, सस्ता भी होता था, इसलिए इसका डिमांड बढ़ गया, ठीक ना? किसी भी चीज का डिमांड तभी तो बढ़ता है 2 कारणों से। एक तो वो उसका जो है मूल्य जो है एप्रोप्रिएट हो, और साथ ही साथ वह टिकाऊ भी हो, मजबूत भी हो, यानी जिस कार्य के लिए इसको लिया जा रहा है खासकर वह कार्य करने के सक्षम हो। अब ये चीज हो रही थी तो वहां पे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा था कौन, ब्रिटिश का खुद का जो टेक्सटाइल था जो है वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा था भारतीय टेक्सटाइल के आगे। टेक्सटाइल मतलब समझ रहे होंगे, कपड़ा वाला। तो उसमें उन्होंने क्या कर दिया था उस समय कि आयात शुल्क को बढ़ा दिया। अब आयात शुल्क बढ़ा दिया तो मान लीजिए कि इसमें आयात शुल्क 50 बढ़ा दिए या 100 बढ़ा दिए, तो अब इसका रेट कितना हो गया, 200 हो गया। अब मान लीजिए कि वहीं पे सेम सेम क्वालिटी का या तुरंत मिलने वाला जो है कपड़ा 120 रुपया में, 110 रुपया में मिल जा रहा है, और जबकि आप देखेंगे कि आपके वहां का जो है आयात होने के बाद वहां से जा रहा है वहां पे, तो उससे भी ज्यादा मूल्य में वहां पे बिक रहा है। अब बताइए कि वहां के मार्केट में आपकी वस्तु का डिमांड रहेगा, लाजमी है कि नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। जैसे ही डिमांड क्रिएट होना कम हो जाएगा, वैसे ही आपकी वस्तु की मांग जैसे ही कम होगी, वैसे ही धीरे धीरे वह देश भी आपकी वस्तु को जो है धीरे धीरे क्या कर देगा, बंद कर देगा या कम कर देगा, आपके देश से आयात करना बंद कर देगा। तो कम कर देगा तो आपके निर्यात पर क्या पड़ेगा, वह जाके इफेक्ट पड़ेगा। जब इफेक्ट पड़ेगा आपके निर्यात पर, तो साथ साथ जोड़ लीजिए कि जीडीपी पर भी प्रभाव पड़ेगा, प्रोडक्शन पर भी, जो कार्य करने वाले जो श्रमिक हैं उन पे प्रभाव पड़ेगा, जो कंपनी है, जो फैक्ट्रीज हैं उन पे प्रभाव पड़ेगा। और यही कारण था कि आपने देखा कि उस इरा में बहुत सारे जो बुनकर लोग थे, जो बुनियादी रूप से जो कार्य करने वाले लोग थे, श्रमिक लोग जो थे, वह किसान बन गए। आज जो आप देखते होंगे कि
अनएम्प्लॉयमेंट जो ज्यादा है सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में, उसका मेनली कारण वहां से भी आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि वहां के बहुत सारे जो लोग हैं जो अलग अलग जो है राज दरबारों में अलग अलग जगहों पे अपने बुनकर से लेके अलग अलग कार्यों को करते थे, उस उनकी सभी जो है वह नौकरियां चली गई। और वह सारी चीजें जो है ये औद्योगिक क्रांति आने के कारण जो है भारत के जो भी वस्तुएं थे उस पे जो शुल्क लगाया गया, उनकी सारी चीजों को छुड़वा दी गई, वो छोड़ माने मजबूर हो गए छोड़ने के लिए। और तब वो जाके जो है कृषि में संलग्न हो गए। तो कृषि में दबाव बढ़ गया। अब दबाव बढ़ने के कारण जो है सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखते हैं कि वहीं पे बढ़ा। और अकाल भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीजें आपको जब हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा, तो कहीं ना कहीं इंटरलिंक है एक दूसरे से, ठीक ना। तो खैर हम लोग चूंकि बात कर रहे थे इसकी, अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेंगे। तो आयात और निर्यात तो आप समझ चुके होंगे आप कि आयात क्या होता है, निर्यात क्या होता है। इस यह टॉपिक तो आपका क्लियर हो गया है ना। अब आगे पॉइंट पर हम लोग चलते हैं कि निर्यात, जैसे पहला कंडीशन अगर देखें, जैसे मान लीजिए कि आपके देश का निर्यात जो है बढ़ गया, निर्यात ज्यादा हो गया, और आयात जो है वो क्या है, कम है। तो आयात कम है, निर्यात ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके देश में निर्यात ज्यादा है, इसका मतलब आप भेज ज्यादा रहे हैं। भेज ज्यादा रहे हैं तो आपके देश में जो है डॉलर हो गया या रुपीस हो गया, जो भी पैसा हो गया, वो अकाउंट में आपके आ रहा है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा अकाउंट था, करेंट अकाउंट में। तो करेंट अकाउंट में एक्सपोर्ट आपका ज्यादा हो रहा है, हैवी लेवल पे हो रहा है। तो और भी बहुत सारे कारक हैं, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं आपको एक छोटा सा तथ्य बता रहा हूं। तो आपके निर्यात जो है बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहां पे करेंट अकाउंट आपका जो है बढ़ रहा है। अब करेंट अकाउंट बढ़ेगा तो क्या होगा, करेंट अकाउंट बढ़ेगा तो आप देखेंगे, करेंट अकाउंट बढ़ेगा तो सीधे सीधे यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट आपको जो करंट अकाउंट वाला पॉइंट है वह जो है वह बढ़ जाएगा। अब करंट अकाउंट बढ़ जाएगा तो कैपिटल अकाउंट तो ऐसे ही पॉजिटिव लगभग रहता है, अभी मैं उसके बारे में भी बताऊंगा कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो क्या होगा, ऑन द होल पे बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो ऑन द होल पे आप देखेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका जो है वो क्या हो गया, बीओपी जो है वह क्या हो गया, बढ़ गया। केवल किस कारण से, एक्सपोर्ट बढ़ने के कारण से। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ गया, इसका मतलब आपके पास साख बढ़ गए, इसका मतलब आपको जो है फॉरेन से या कहीं से भी कोई वस्तु का निर्यात करना हो तो फॉरेन रिजर्व जो है आपके पास ज्यादा है। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो एक तो ये सूचक हुआ। दूसरा, रुपए पर भी प्रभाव पड़ता है, वो भी कि हम लोग आगे अभी देखेंगे। तो पहला कंडीशन आप जान लिए कि निर्यात बढ़ा और आयात कम हुआ, तो ये सारी चीजें हुई। फिर निर्यात बढ़ गया, आयात कम हो गया, तो इससे ये भी सूचक होता है कि आपके देश में प्रोडक्शन जो है क्वालिटी लेवल पे जो है प्रोडक्शन हो रहा है, इसीलिए अन्य देशों में मांग चल रही है। और प्रोडक्शन होने के कारण जो है क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ हो रहा है। दूसरा चीज जो है रोजगार भी बढ़ रहा होगा उसमें, जब प्रोडक्शन होगा तो। और खासकर एमएसएमई वाले क्षेत्र जो है, जैसे फूड, इस समय देखा जाए फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है उसको ज्यादा बूम किया जा सकता है, तो उसमें डिमांड ज्यादा है। तो उसमें देखेंगे तो एमएसएमई में अगर उसमें लगाया जा रहा है तो एक तरह से रोजगार भी बढ़ेगा और साथ साथ ये भी सारी चीजें होंगी। अभी आज ही का आप देखेंगे लेबर, नया लेबर लॉ जो है, लेबर कोड जो है वो लागू कर दिया गया है। आपको उसको पढ़ना चाहिए, क्या है ना। अब मैं क्यों कह रहा हूँ पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां से आप चूंकि नया लेबर कोड लागू हुआ है तो वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा उसको देख लेंगे। दूसरा कंडीशन कि आयात जब बढ़ गया और निर्यात आपकी क्या हो गई, कम हो गई, और ये दिन प्रतिदिन होता चला गया। यह क्या हो गया, दिन प्रतिदिन होता चला गया, तो आपका क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे देशों पे ही डिपेंडेबल है, दूसरे देशों से ही सब चीज मंगा रहे हैं। आपके अपने देश में तो पहला चीज तो हो नहीं रहा है। अब आपके देश में जब उत्पादन सभी चीजों का नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रोडक्शन कम है। प्रोडक्शन कम है, बेरोजगारी भी ज्यादा है, ठीक ना। रुपये का डेफिसिट वाला बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग अभी इस चीज पे बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि आयात बढ़ गया, इसका मतलब सीधे सीधे क्या हो गया कि आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, बीओपी पे बोझ बढ़ रहा है। बोझ बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका बीओपी जो है, बीओपी में जो रखा जो फॉरेन रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व है, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, कम हो रही है। क्योंकि आप आयात कर रहे हैं, किसी दूसरे देश से मंगा रहे हैं, तो पैसा तो देना पड़ रहा होगा। बिना, चूंकि जो भी है डॉलर है, जो भी विदेशी, खासकर अंतरराष्ट्रीय पर डॉलर का जो है वह होता है, तो उसमें देखेंगे तो उसका आपका फॉरेक्स जो रिजर्व है वो अब क्या हो रहा होगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अब जब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, आर्थिक संकट आ सकता है। ये सारी चीजें होंगी। तो यहाँ यह जो कंडीशन बता रहा है, जो आयात दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया और बढ़ता ही चला गया, निर्यात इसमें हो गया, इसमें भी कई कारक है।
अगर आप देखेंगे जैसे हमारे वहां जो आयात ऑन द होल पे देखेंगे कि जो डेफिसिट होता है वह किस कारक से होता है, तो आप देखेंगे कि पेट्रोलियम उत्पाद हो गया, गोल्ड हो गया, ये सभी चीजों का कंज्यूम ज्यादा करने के कारण जो है, अब चूंकि ये अपने देश में नहीं होता है, किसी दूसरे देश से मंगाया जाता है, अदर जो कंट्रीज है वहां से मंगाया जाता है, हीरा हो गया, तो इस सभी चीजों को जब मंगाया जाता है तो उसको भुगतान करने के चलते जो है थोड़ा सा ट्रेड डेफिसिट ज्यादा हो जाता है। और अपने वहां डिमांड भी ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा है, और महिलाओं में आपने देखा ही होगा, तो इसीलिए आपने देखा कि पिछले कुछ समय से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की भी जो है घोषणा की गई थी सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इस पे जो है बोझ है उसको कम किया जा सके, है ना। आप देखेंगे कि आयात बढ़ गया और निर्यात हो गया, तो निर्यात मतलब कम हो गया, तो इस स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति में हो गया कि यह बढ़ गया, यह कम हो गया, तो आपका करेंट अकाउंट जो है वो क्या है, घट गया। अब जब आपका करेंट अकाउंट जो है ये घट गया, तो ऑन द होल पे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अभी जो है संकट आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। मतलब अगर यही कंडीशन हमेशा आपका और बढ़ता ही चला गया, जैसे बैलेंस ट्रेड डेफिसिट और बढ़ता ही चला गया, तो क्या होगा, बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है उसका क्राइसिस आ जाएगा। अब उसमें देखेंगे तो आयात बढ़ गया और निर्यात कम हो गया, इसको कहा जाता है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट जो आज टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी व्यापार घाटा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका व्यापार में क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। आपका व्यापार में क्या हो रहा है, घाटा होना शुरू हो गया है, इसका मतलब आपका व्यापार में घाटा हो रहा है, एग्जैक्ट है। तो व्यापार घाटा हो रहा है क्यों, क्योंकि आयात ज्यादा हो गया, आप किसी दूसरे देश से ज्यादा मंगा रहे हो, अपने वहां आपका उत्पादन ही नहीं हो रहा है। तो सीधे जैसे रक्षा में देखेंगे, रक्षा में अभी भी भारत जो है टॉप 2 पे है, वर्ल्ड की बात किया जा रहा है, वर्ल्ड में टॉप 2 पे है हथियारों को मंगाने के लिए। तो दो तरह से इसको हम जो है उसको अगर देखेंगे तो दो तरह से उसका मीन्स निकाल सकते हैं। एक तो आप सिक्योरिटी लेवल बढ़ाना, ठीक है, डिफेंस में खर्च कर रहा है, लेकिन दूसरा लेवल ये भी निकाल सकते हैं आप, उसका जो है आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने वहां भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, अपने वहां भी प्राइवेट एंटिटीज जो है उनको उसमें लगा सकते हैं, जब डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देकर, ये सारी चीजें, ताकि अपने देश में बनेगा तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे आयात पर जो है भार है, ट्रेड डेफिसिट पे जो भार है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होगा। तो ट्रेड डेफिसिट हो गया व्यापार घाटा। और यह पहला कंडीशन जो मैं बताया, जिसमें निर्यात ज्यादा हो रहा था, आयात कम हो रहा था, निर्यात ही आपका बढ़ गया, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस, ठीक ना। तो इसको कहा जाता है ट्रेड सरप्लस, का मतलब व्यापार आधिक्य, व्यापार आधिक्य, है ना। तो व्यापार आधिक्य हो गया, ट्रेड सरप्लस हो गया, ये क्या है, ट्रेड डेफिसिट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जो मैं बता रहा था आपको कि करंट अकाउंट, ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम चलते हैं मेन टॉपिक पे, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट की बात हो रही थी, तो इसमें विजुअल नॉन विजुअल मैंने बता दिया। तो सबसे ज्यादा प्रभाव जो होता है वो किस में होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपने देखा कि उसमें सबसे ज्यादा जो कारक है, और भी सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें ज्यादा भारत में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट वाली जो चीजें हैं उसमें किस चीज का इंपोर्ट होता है, तो इंपोर्ट में आपको याद होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो है भारत इंपोर्ट जो करता है वो सर्विस सेक्टर में जो है इंपोर्ट आपका जो है ज्यादा है, ठीक ना। एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं, याद रखिएगा, एग्रीकल्चर में नहीं बल्कि सर्विस में ज्यादा है, ठीक ना। और देखिए कैपिटल अकाउंट, इसमें क्या होता है, जैसे एफडीआई हो गया, एफआईआई हो गया, ठीक है, एफपीआई हो गया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, फॉरेन जो है इंस्टीट्यूशन जो है इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है वो भी डिपेंडेबल होता है। अब इसमें भी कैपिटल फ्लाइट भी होता है, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, और नहीं पढ़े होंगे तो जरूर जाके पढ़िएगा इस कंसेप्ट को। कैपिटल फ्लाइट हो गया तो उसमें भी क्या होगा, सीधे सीधे कैपिटल अकाउंट में जो है आपका जो है धीरे धीरे कम होने लगेगा, तो यह भी जाके ट्रेड डेफिसिट करे, यह भी जाके क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट पर जो है भार जो है वो दिखाएगा, ठीक है। अब ये क्यों होता है, कैपिटल फ्लाइट क्यों होता है, इसके भी कई कारण हैं। जैसे आपके देश में जो इंटरेस्ट बढ़ गया, अनदर देश में जो है घट गया, या दूसरा जो देश है वहां पे वह, या आपके देश में सिक्योरिटी जो है वो नाम अच्छे नहीं है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये सारी चीजें होती हैं। फिर एक्सटर्नल असिस्टेंट हो गया, कमर्शियल बोरोइंग हो गया, आईएमएफ के द्वारा दिया गया, फिर डिपॉजिट हो गया, फिर रुपीज डेबिट सर्विस हो गया, अदर फ्लोज हो गया, ये सब मिला के कैपिटल अकाउंट है। तो कैपिटल अकाउंट पूंजी खाते में जो आता है वह, ठीक ना। और करेंट अकाउंट में जो चालू खाता है, चालू खाता मतलब जिसमें व्यापार वाला जो सारी चीजें विजिबल और इनविजिबल आती है, ये सारी चीजें हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे, अब हम लोग मेन टॉपिक पे चलते हैं। तो निर्यात जो है 34.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा था,
और पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की अवधि में 11.8% की गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा भारत का जो है ट्रेड डेफिसिट इतना ज्यादा हो गया है कि क्राइसिस हो जाएगा, ये सारी चीजें ये नहीं है, बल्कि हमारे कहने का मतलब ये है कि ट्रेड डेफिसिट जो है पहले की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। यही कारण है कि पहले की अपेक्षा तुलना में आप देखेंगे 11.8% की जो है वह व्यापारिक जो निर्यात है उसमें गिरावट आई है। उसमें भी कई कारक आप कह सकते हैं, जैसे अभी अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया भारतीय वस्तुओं पे, तो भारतीय वस्तुओं पे जो टैरिफ अमेरिका ने लगाया है, यह भारतीय वस्तुएं, भारतीय उत्पाद जब अमेरिका में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे उसका रेट जो है हाई हो जाएगा। जब रेट हाई हो जाएगा तो वहां के जो मार्केट होगा, जो वहां का लोकल मार्केट होगा, वहां पे हमारी वस्तुएं कॉम्पिटिटिव जो रूप से नहीं कार्य कर पाएंगी। अर्थात अगर देखेंगे तो हमारी वस्तुएं जो है कंपटीशन नहीं कर पाएंगे वहां की वस्तुओं के आगे, और जब कंपटीशन नहीं कर पाएंगी तो सीधे सीधे क्या होगा, हमारा निर्यात क्या होगा, घट जाएगा। आया समझ में? तो ये टॉपिक है, ये पॉइंट है, जिसके कारण जो है हो सकता है 11.8% की जो गिरावट है या इन सर्टेनिटी जो बनी हुई है अमेरिका के चलते जो व्यापार में, उसके चलते ये देखा जा सकता है। तो एक तो कारक टैरिफ हो गया, दूसरा कारक हमारा उत्पादन भी हो सकता है, तीसरा आप देखेंगे कि नेचुरल जो आप देखेंगे जो आपदाएं हो रही हैं, प्राकृतिक जो आपदाएं हो रही हैं, इस प्राकृतिक आपदाओं के चलते या जलवायु परिवर्तन के चलते जो मौसम पे इफेक्ट पड़ रहा है, जिसके कारण जो है अर्ली मानसून वाली जो प्रक्रिया शुरू हो गई, या बाढ़ या चक्रवात का आना जिसके चलते फसलें जो है नष्ट हो गई, या बहुत सारी चीजें हो गई, उसका भी इफेक्ट जो है पड़ता है निर्यात पे, है ना? तो इस बहुत सारे कारक हैं जिसके कारण जो है ऑन द होल पे सारी चीजें होती हैं, कोई एक कारक नहीं है, ठीक ना? अब व्यापारिक आयात बढ़ के जो है आप देख सकते हैं 76.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो लगभग 16.6% की वृद्धि को दर्शा रहा है। तो दिन प्रतिदिन यह जो है आयात हमारा बढ़ते चला जा रहा है। मेक इन इंडिया हम लोग कभी शुरू किया है, लेकिन अभी तक देखिए ये हाल है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन शुरुआत करना जरूरी है। वस्तु व्यापार घाटा बढ़कर जो है वह 41.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो भारत के अब तक का सबसे बड़ा मासिक घटा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब निर्यात पक्ष की कमजोरी में क्या क्या हुआ है, कुछ प्रमुख क्षेत्रों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जैसे इंजीनियरिंग सामान में 16.7% की गिरावट हो गई है। रक्त आभूषणों में देखेंगे तो 29.5% की गिरावट आई है निर्यात में, ठीक ना? इसके कारण ऑन द होल पे निर्यात पे असर दिखाई दिया है। और अमेरिका को निर्यात लगभग 8.6% घटकर 6.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया है। तो एक तो अमेरिका का टैरिफ भी इस पे जो है आप देखेंगे तो असर इस पे किया हुआ है, ठीक ना? तो अमेरिका का टैरिफ हो गया, और भी कुछ जो सेक्टर्स हैं जिसके में गिरावट के चलते ऑन द होल पे दिखने को मिला हुआ है, ठीक है? फिर चांदी का आयात हमारा बढ़ गया है। अब चांदी का आयात बढ़ने से लगभग 528.7% की वृद्धि हुई है। अब इसकी वृद्धि होने से क्या हो गया, मैंने पहले बताया कि कुछ जैसे क्रूड ऑयल्स हो गए, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये जब आयात करते हैं किसी दूसरे, तो इसका जो रेट होता है सर्टेन नहीं होता है। आप देखते होंगे न्यूज़पेपर जब पढ़ते होंगे तो इसका सर्टेन रेट नहीं होता है, रोज घटता बढ़ता रहता है। तो इस पे भी यह जाके सीधे आयात पे जो है क्या कर रहा होगा, असर कर रहा होगा, ठीक ना? तो ये सारी चीजें हैं, ठीक ना? ये मैंने बताया आपको। तो निर्यात परिदृश्य से क्या होता है, आयात प्रक्षेप पथ क्या होता है, प्रतिसंतुलन कारक क्या है, ये सभी चीजों के बारे में मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। सभी फैक्टर्स जो है, सेंसेक्स जो है क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, तो शेयर बाजार का मामला है, तो शेयर बाजार वाले टॉपिक में हम लोग नहीं देखेंगे। बस आप ये थोड़ा सा ये देख लीजिए फॉरेक्स रिजर्व में। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो फॉरेक्स रिजर्व है हमारा हमारा जो फॉरेक्स जो रिजर्व है उसमें क्या क्या शामिल है, क्या क्या शामिल है। तो फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या शामिल है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं बिल्कुल चेक करूंगा कमेंट बॉक्स की आपने क्या बताया है, ठीक है? अगर आपका आंसर गलत होगा तो अगली क्लास में मैं बताऊंगा सही पूरा, ऑन द होल पे पूरा एक हम लोग का टॉपिक ही रहेगा फॉरेक्स रिजर्व पे, और सही से बताएंगे तो आप लोग, तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी लाइन में आप चल रहे हैं। फॉरेक्स रिजर्व जो है ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, मतलब ये एग्जैक्ट ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि केवल फॉरेक्स रिजर्व से। अब इसको फॉरेक्स रिजर्व आप पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत सारे टॉपिक इससे जो है इंटर रिलेशन है, ठीक ना? तो ये सारी चीजें हैं। तो देखिए इसमें लिखा गया है इंडिया फॉरेक्स रिजर्व जो है फॉल्स हुआ है बाई $2.7 बिलियन टू 687.73 बिलियन, ये जो है हो गया है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।